Hello friends, in respiration, yesterday we talked about glycolysis. और ग्लाइकोलाइसिस जिसको कि अपन ईएमपी पाथवे कहते हैं, उसमें एक ग्लूकोज से आपको 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिले थे। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है यह एरोबिक, वायवी और एनएरोबिक, अवायवी दोनों के अंदर होता है। कॉमन पाथवे क्वेश्चन बनता है। हमको इस ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन 2 एटीपी का मिला था। अब इसी ग्लाइकोलाइसिस के संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूं विलुप्त बिंदु, एक्सटिंक्शन पॉइंट, विलुप्त बिंदु जिसे हम लोग कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह एक एनएरोबिक प्रोसेस है, अवायवी प्रक्रिया, जो कि वायव में और अवायव, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है, कॉमन प्रोसेस। तो ऑक्सीजन की वह कंसंट्रेशन जिस पर कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाता है और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रारंभ होता है, उसे हम एक्सटिंक्शन पॉइंट कहते हैं। विलुप्त बिंदु यानी ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पर कि अवायवी श्वसन बंद हो जाता है और वायवी श्वसन प्रारंभ हो जाता है, उसको हम लोग विलुप्त बिंदु कहते हैं। अब आता है हमारे पास में एक और पॉइंट जिसको हम लोग पास्चर इफेक्ट कहते हैं। पास्चर इफेक्ट यानी कि पास्चर प्रभाव। अधिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर ग्लाइकोलाइसिस की दर, रेट कम हो जाती है। इसको हम पास्चर प्रभाव कहते हैं। ओके, अब ये पायरुविक एसिड जो बना, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी तो फर्मेंटेशन, किण्वन ये करता था, जिसमें C2H5OH प्लस CO2 निकलती थी। लेकिन यदि मसल्स के अंदर बात चलेगी, पेशियों में, और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, परंतु CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, तो एक तो ये सीखना चाहिए। अब सपोज करो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गई, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 एटीपी का नेट गेन था, नेट गेन का मतलब केवल एटीपी का हिसाब किताब, परंतु साथ में 2 NADH2 भी तो बने थे और एक NADH2 जो होता है वह 3 ATP के बराबर। तो 2 ATP तो ये रही और 3 दूनी 6 ATP ये हो गई, तो टोटल कितनी निकली? 8 ATP। अगर वो नेट गेन, शुद्ध लाभ बोलेगा तो 2 ATP बोलो, और अगर वो बोलता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के कारण, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के कारण यानी कि पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण, पूर्ण का मतलब पायरुविक एसिड भी होगा, पायरुविक एसिड भी क्रेब्स साइकिल में जाएगा और ETS भी, यानी कि ऑक्सीजन वायवी श्वसन। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फिर हम इसको जोड़कर बताएंगे कि 6 और 2 8। आई बात समझ में? क्योंकि NADH2 के भविष्य का निर्धारण तो ETS में होता है, और अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें केवल तो पायरुविक एसिड तक आकर समाप्त हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलेगा तो आप 2 NADH2 को भी जोड़ोगे। कंप्लीट बोले या ना बोले, नेट गेन बोलेगा, शुद्ध लाभ, तो आप उसको 2 ATP कहोगे। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं कहां पर? पायरुविक एसिड का भविष्य क्या होगा। तो फेट ऑफ पायरुविक एसिड यानी कि
पायरुविक एसिड का फेट ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का भविष्य क्या होगा? ओके, देखिए साहब, पायरुविक एसिड जो था इट वॉज फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में बना था। बाय द वे ये हमारी सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो पायरुविक एसिड कहाँ बना? साइटोप्लाज्म में। अब ये जो है कहाँ एंट्री मारेगा? यहां पर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच में यह एंट्री मारेगा। कौन? पायरुविक एसिड। ये आ गया बेटा पायरुविक एसिड। अब इसका क्या होगा? इसका होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। मगर इस दौरान आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? तो एक तो पड़ेगा थायामीन पायरोफॉस्फेट यानी कि टीपीपी, एक पड़ेगा आपको लिपोमाइड, एक पड़ेगा आपको कोएंजाइम ए, एक पड़ेगा आपको मैग्नीशियम आयन और एक पड़ेगा आपको NAD। वेरी इंपॉर्टेंट, पायरुविक एसिड जो है वह एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में? टीपीपी, लिपोमाइड, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन और NAD। और ये अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर लेकर आ रहा हूं। ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी ये अभी अपन ने पढ़ी कि पायरुविक एसिड के अंदर क्या होता है, तो आंसर हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। हो गया? तो इस प्रोसेस की वजह से अंदर ये कोएंजाइम ए आया, कोएंजाइम ए के अंदर कौन जुड़ा? एसिटाइल। तो आपको क्या मिल गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला। क्या मिला? एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला। ओके, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इट स्टार्ट्स क्रेब्स साइकिल, ये जो है क्रेब्स साइकिल प्रारंभ करता है। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर बना और उससे क्रेब्स साइकिल प्रारंभ हुआ या होगा। ओके, अब मैं आपको क्रेब्स साइकिल की तरफ ले जा रहा हूं, परंतु इसके पूर्व ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या हुआ? 2 CO2 निकलती है, क्योंकि हमारे पास में कितने पायरुविक एसिड हैं? 2 पायरुविक एसिड हैं, तो 1 से 1 निकलेगी तो 2 से 2 निकलेगी। इसी प्रकार से 2 NADH2 भी मिलेंगे। कब? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत। अब अपन आगे कहां पर? एसिटाइल कोएंजाइम ए को। क्वेश्चन दे रखा है
कि कोएंजाइम ए के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे एसिटाइलेशन होता है, तो एसिटाइल प्लस कोएंजाइम ए इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य की योजक कड़ी होती है। ओके, चलिए साहब, अब ये क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा, इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अपने को याद होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको क्रेब्स साइकिल बताऊंगा जो कि कहां पर होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होगा। काय से शुरू होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू होगा। ओके, चलिए साहब देखते हैं अब क्रेब्स साइकिल जो है कैसे होता है और उससे हमको क्या क्या मिलता है, कितनी एनर्जी मिलती है। क्योंकि रेस्पिरेशन का, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी उत्पादन होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्रेब साइकिल। ये हमारे पास में जो क्रेब साइकिल होता है यह किससे प्रारंभ होता है, तो आंसर होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ओके, अब मैं पहले बना देता हूं आप लोगों के लिए। इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बना रखा है CCI-OK सचिन श्रीनाथ एंड फैकू मोंगिया। ये कोड अगर आपको याद है तो ये पूरा क्रेब साइकिल आपको याद हो जाएगा। ओके, कोड क्या है, CCI-OK SSFMO, यानी कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इज ओके। किसके कारण, बिकॉज ऑफ सचिन, श्रीनाथ एंड फैकू मोंगिया। ये याद कर लो। अब मैं आपको पहला जो बताने जा रहा हूं वो है सिट्रिक एसिड। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। इसीलिए क्रेब साइकिल को TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आ चुका है प्रश्न यहां से। ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड जो है वह फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, पहला उत्पाद। अब सिस एकोनिटिक एसिड आया। ओके, अब कौन आया, आइसो सिट्रिक एसिड आया। डन। ओ का मतलब ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड आया। तो CCI-OK, के फॉर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो होता है यह आपका बदलता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो आपका बदलता है सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड जो होता है वह बदलता है फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड जो है वह बदलता है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदलता है। तो ये हमारा, और फिर ये
इसके साथ मिल जाएगा। ये C2 का है, ये C4 का है, तो बनने वाले ये सारे कंपाउंड जो होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये आपके C6 के होंगे। केवल एकमात्र यही 5 कार्बन एटम का यौगिक होगा। ओनली कंपाउंड ऑफ 5 कार्बन एटम विल बी योर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। ओके, अब ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां और ये 10वां। 10 स्टेप इसमें भी हो गए। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी 10 ही स्टेप थे। ओके, अब मैं इसको आपको एक तरीका बताता हूं कैसे याद करते हैं। पहले तो कोड याद करो। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इज ओके बिकॉज ऑफ सचिन, श्रीनाथ एंड फेकू मोंगिया। CCI ओके, SSF MO ओके। अब आप देखो कि ये 1 3 7 9 1 3 7 9 पर क्या होता है? हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया? पानी जुड़ता है। तो ये H2 1 3, ये H2O 7 1 3 7 9, ये H2O और ये H2O हो गया। अब ये जो है हाइड्रेशन हुआ, तो डिहाइड्रेशन, पानी कहाँ कहाँ पर निकलेगा? 2 4 6 8 10 पर निर्जलीकरण होगा, यानी कि डिहाइड्रेशन होगा। तो 2 कहाँ पर है? ये रहा। तो ये डिहाइड्रेशन, ये वाटर निकला। 4 पर भी वाटर निकला, 6 पर भी वाटर निकला और 8 पर भी वाटर निकला, 10 पर भी वाटर निकला। ओके, अब आया हमारे पास में 5 और 6 पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेशन ओके, और डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, अभी बताऊंगा। डिहाइड्रोजनेशन। अब आप देखो, ये 2 का था, ये 4 का, तो ये 6 का बना। 6 वाले यहां तक चलते रहे। ये कितने का बताया मैंने? 5 का। तो ये 5 को क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहां पर से CO2 निकली होगी। और कितने एस्टाइल कोएंजाइम A होंगे? 2, क्योंकि पायरुविक एसिड भी कितना था? 2। तो क्रेब्स चक्र कितनी बार होगा? इज इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 बार दोहराया जाएगा। जबकि प्रकाश संश्लेषण में मैंने बताया था हर चक्र 6 बार दोहराता है। तो एक CO2 निकली, तो 6 वाला काय में बदल गया 5 में। और फिर इसमें से फिर ये 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है, और 2 ये फिर निकलेगी। तो जब 6 वाले में से एक CO2 निकली तो 5 का बन गया। 5 में से फिर CO2 निकली, तो ये वाले कंपाउंड कितने के बनेंगे? सारे के सारे ये बनेंगे आपके 4 के। इधर कोई कार्बन एटम में परिवर्तन नहीं होगा। अब आता है हमारे पास में 4 6 8 10 पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इन स्टेप्स के ऊपर आपको एनर्जी मिलेगी। 4 कौन सा है? ये रहा। कितने NaDH2 निकलेंगे? वैसे तो हम 2 बताते हैं, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है। तो यहां पर भी अपन लोग 2 NaDH2 लेंगे। 4 हो गया। 6 पर आइए। 6 पर भी आपको 2 NaDH2 मिलेंगे। अब आप आइए 6 4 6 8 कहाँ गया? ये रहा। ये 8 जो होता है वो कहता है कि सर मेरे पास में NaDH2 नहीं निकलेगा, FADH2 निकलेगा। ओके, और यहां पर एक एंजाइम काम में आता है
जिसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि क्रेब चक्र के जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब जल के अंदर घुलनशील होते हैं। ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल आर soluble in water except सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। ये जो होता है ये जल में घुलनशील नहीं होता क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से बंधा हुआ रहता है। ओके, चलो अब ये हो गया हमारे पास में 10। ये 10 आए साहब, ये 10 को भी मैंने यहां से घुमाकर यहां ला रहा हूं, तो ये NaDH2 मिल गए बेटा। दो हर जगह हर चीज डबल मिलेगी क्योंकि हमारे पास में 2 पायरुविक एसिड हैं, परंतु इस जगह पर ये भी 2 बनेंगे, परंतु इस जगह पर एक GTP मिलती है विच इज इक्वल टू ATP। तो कितनी GTP हो गई? 2। आगे बात समझ में? तो पहले कोड याद करो, जमाओ, फिर इनको याद कर लो कहां पर क्या चीज होती है। क्वेश्चन ये बनता है पूरे क्रेब चक्र में ये 4 वाले, ये 5 वाले, 6 वाले, ये 6 वाले, ये 5 4 वाले, एकमात्र यौगिक 5 कार्बन एटम का अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बनता है। ओके, और सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एकमात्र एंजाइम होता है जो कि जल में अघुलनशील होता है। अब हमारे पास में क्या क्या हो गया, कितनी ATP निकली, उसका हिसाब किताब अब हम बात करेंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं या पूरा ही समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए साहब, ग्लाइकोलाइसिस में बैलेंस शीट निकाल रहा हूं मैं, बैलेंस शीट आ गया, बही खाता। ग्लाइकोलाइसिस में आपको ATP कितनी मिली और NaDH2 कितना मिला? तो आंसर हुआ था 2 और NaDH2 कितने मिले? 2। नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वॉज योर 2 ATP। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के मध्य में हुआ था उसमें क्या हुआ? ATP तो मिली नहीं थी, 2 NaDH2 अपने को मिल गए थे। 2 क्रेब साइकिल में हमको FADH2 भी मिला और GTP भी मिली जो यहां पर नहीं है। तो यहां पर क्या मिला? 2 FADH2 मिले और 2 GTP मिली। साथ में हमको 6 NaDH2 मिले। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। ये चार्ट जरूर याद होना चाहिए। अब ये चार्ट से हम क्या निकालेंगे कि कितनी कितनी ATP और कितनी कितनी NaDH2, FADH2 और GTP प्राप्त हुए। तो देखो बेटा, ये 2 ATP तो शुद्ध लाभ है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। जैसे मेरे अंदर से डायरेक्ट ATP निकलेगी तो उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, अधस्तर फॉस्फेटीकरण। लेकिन अगर NaDH2 निकल रही है, हालांकि वो भी ऊर्जा देगा लेकिन वो ETS में देगा, इसको सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन नहीं कहते हैं। यानी कि व्हेन द एनर्जी इज रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम द सबस्ट्रेट इट इज कॉल्ड योर सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। ये टोटल कितने हो गए? 10 NaDH2। ये कितने हो गए? 2 FADH2 और ये 2 GTP कितनी ATP के बराबर है? 2 ATP के बराबर। ओके, अब ये तो 2 का 2 ही रहा।
2 एटीपी ये वैसी ही रही। एक NADH2 में कितनी एटीपी होती है? 3। तो 10 में कितनी होएगी? 30 एटीपी मिलेगी। और एक FADH2 से, ये लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो 4 एटीपी मिलेगी। और 2 एटीपी यहां पर हमारे पास में है ही। तो अब बेटा टोटल कितनी हो गई? टोटल निकली 4 और 2 6 और 30, 36 और 2 38 एटीपी एनर्जी मिलेगी। हो गया। लेकिन किस में? इन प्रो कैरियोट। यूकैरियोट में ग्लिसरॉल मोनोफॉस्फेट शटल ऑपरेट हो जाता है, तो वहां पर 2 एटीपी कम करनी पड़ेगी। तो यूकैरियोट्स में एक ग्लूकोज से 36 एटीपी मिलती है। ये आप याद कर लेना, दोनों के दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका चार्ट हो गया, ऐसे इसको याद करते हैं। अब हमारे पास में डायरेक्ट एटीपी तो बेटा कितनी मिली? 2। ये रही, ये 10 NADH2 और 2 FADH2। यहां पर एनर्जी नहीं दे सकते हैं, दे विल गो डायरेक्टली इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र के अंदर एंटर करेंगे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होगा। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया से बोला इसका मतलब तेरे यहां पर 30 एटीपी मिलेगी और 4 एटीपी। बोला यस सर, मैं NADH2 को एटीपी में बदलूंगा, FADH2 को भी एटीपी में बदलूंगा, तब मैं आपको 34 एटीपी दूंगा। यानी कि 38 में से 34 एटीपी जो होती है वह तो कहां पर पैदा होती है? तो आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके। अब ये 10 NADH2 हैं और ये 2 FADH2 हैं। इनको लेकर मैं चला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराने। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, जो ग्योर्गी और वॉन ने दिया था। ये ग्योर्गी और वॉन जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया था। ये क्या था, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग ब्रेक के बाद।